हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल। आप 500 के अंदर में देखेंगे तो लगभग 18 स्टूडेंट हैं और सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में सुरप्रीत शुक्ला, जो कि दिल्ली में स्टडी किए थे, मतलब दिल्ली में इनका कॉलेज था और आई गेट के अंदर में रहकर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी, कुछ क्लासेस ऑफलाइन ली थी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जर्नी के बारे में। उनका जो रैंक है वो 384 है। तो सुरप्रीत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 1 ईयर के अंदर में आपने 384 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। थैंक यू सर, आपको भी बधाई सर। थैंक यू। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा कि जर्नी के बारे में जानेंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इनकी ये बीटेक नहीं है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने पीछे की कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, जो कि जैसे कुछ लोग बीटेक सीएस रहते हैं, इनका एक्चुअल में बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने सीएस में इंटरेस्ट था, ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और कंप्यूटर साइंस में इनको इंटरेस्ट था और इन्होंने आई गेट को ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो मिलते हैं इनसे, जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में और इनकी जर्नी के बारे में। उससे आप काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि जब जो बीटेक सीएस में नहीं है और मैथमेटिक्स है वो लोग अच्छा कर सकते हैं, तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहे हैं सीएस में ही है, वो लोग तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो सुप्रीत, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ है और आपके मदर फादर क्या करते हैं? हाँ यस सर। सर सबसे बेसिक एजुकेशन मतलब क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक सारा एजुकेशन एक ही स्कूल से हुआ। केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ मुकामा घाट, पटना डिस्ट्रिक्ट में है सर ये। मतलब पटना से अप्रॉक्स 80-90 किलोमीटर्स दूर है ये। तो मेरे पापा उसी केवी में टीचर हैं और माँ जो मेरी है वो एक होम मेकर हैं सर। तो मतलब बेसिकली हम लोग का ख्याल रखती हैं और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं वो। और तो सर मदर और फादर का सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है। यस सर। तो फिर आपने 12 के बाद फिर आपका फ्यूचर प्लान क्या था कि क्या करना है, कैसे करना, कौन गाइड किया आपको? यस सर। तो सर 12th के बाद का जो प्लान था, तो 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई करी। फिर उस वक्त अपन को आईआईटी के बारे में पता था, बट प्रिपरेशन वैसी नहीं करी थी उस लेवल की कि बीटेक में ज्वाइन कर पाते। तो उसके बाद सर फिर वहाँ से बाहर निकले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आइडिया था और मतलब थोड़ा आइडिया मेरा मतलब प्योर साइंस की तरफ भी था कि मतलब ग्रेजुएशन करूँगा बढ़िया इंस्टीट्यूट से और रिसर्च की तरफ जाऊँगा। बट सर फिर मतलब तभी ऐसा मैंने डिसीजन लिया कि बीटेक ना ज्वाइन कर बीएससी ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बीएससी किस में कर रहे थे आप? साइंस में? हाँ सर, प्योर साइंस में। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स का पेपर था मेरे पास। अच्छा। मतलब ऐसे पेपर्स मैंने लिए हुए थे। ओके। तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने अपनी बीएससी ज्वाइन करी। तो साथ ही साथ प्लान था, बट सर तब तक मेरा प्लान एक मूड ये भी था कि मैं फर्दर मास्टर्स परस्यू करने के लिए मतलब आउटसाइड द कंट्री जाऊँ और फॉरेन से कुछ परस्यू करूँ। तो वो भी प्रिपरेशन मैंने थोड़ा मतलब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, बट धीरे धीरे फिर मुझे और जैसे जैसे, क्योंकि सर उस वक्त उतना आइडिया नहीं था जब मैं यहाँ से निकल कर दिल्ली गया था, फिर धीरे धीरे और आइडिया लगते गया। फिर मुझे पता चला कि यार इंडिया में ही एक अच्छे लेवल के कंपटीशन को फाइट करके यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और सर थोड़ा सा घर से भी लगाव था, तो पापा मम्मी का भी थोड़ा सा था कि यार बाहर ना जाओ तो ही अच्छा है, यहीं पर कुछ करो। तो सर फिर यहीं पर रह के वापस से शुरू किया। फिर मास्टर्स का प्लान था। तो फिर आपको गेट की तरफ कौन बताया कि गेट से आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं? ये बात कहाँ से पता चली आपको? ये सर मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो सर में मतलब वो उन्होंने एमए अपना मैथमेटिक्स में किया हुआ था। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आप एमए और एमएससी दोनों कर सकते हो। तो सर उसके बाद वो आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किए थे एमटेक के लिए। फिर वो आईबीएम में जॉब करते थे, बाद में हमारे कॉलेज में मतलब उनका टीचिंग में इंटरेस्ट था तो आए थे। तो उन सर ने एक बार मुझे पहले बताया था कि आप मतलब गेट कर सकते हो आफ्टर योर एमएससी इन मैथमेटिक्स और एनी साइंस सब्जेक्ट। और सर मैथ्स में इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही था, मतलब बचपन से लेके जब तक 12th तक या उसके बाद भी मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी अच्छे से मैथ्स में मैं परफॉर्म भी करता था। तो सर फिर मैंने सोचा कि दूसरी मास्टर्स, मतलब मैं प्लानिंग कर चुका था ग्रेजुएशन के साथ साथ कि अपनी जो पहली मास्टर्स है वो मैथमेटिक्स में कर लेता हूँ, जिससे मेरा एक अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। और मैथमेटिक्स का ही एक डिराइव सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसी से वो डिराइव हुआ है। तो मेरा दूसरा प्लान था कि दूसरी मास्टर्स अपनी कंप्यूटर साइंस में कर लूँगा। जैसे तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है ये। सर टाइम टेकिंग था, बट मतलब घर वालों का भी सपोर्ट था सर। कभी पापा ने आज तक कहा नहीं या माने कि जॉब के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जल्दी जॉब करनी। पापा मेरे हमेशा से ये कहते थे कि मतलब जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब पैसे कमाना थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हो, लेकिन तुमको जितना पढ़ना है जब तक लग रहा है अपने एंड से, ये मत छोड़ो कि बाद में लगे कि थोड़ा और पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। हाँ सर। और सही भी बात है कि आपकी कम एज है तो आप जितना ज़्यादा स्टडी कर लेंगे
अब पैसा तो आप कमा ही लेंगे यदि आप अच्छी जगह पहुंच गए हैं तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर आपने गेट कंप्यूटर साइंस के लिए कैसे प्लान बनाया, कब प्लान बनाया? हाँ सर, तो दिल्ली में जब मैं था ना सर, तो गुलशन सर हैं, उनसे मतलब मेरी जान पहचान थी। तो गुलशन सर जब क्लासेस लेते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की दिल्ली में, तो उन्होंने आपके बारे में बताया था कि आई गेट भिलाई करके है भिलाई में, और वो वहाँ से आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। जी जी। तो सर फिर मुझे आइडिया लगा, तो था दिमाग में था कि अगर मैं गेट, और सर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट भी था। मतलब एक स्टोरी बता रहा हूँ सर, 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट लिया था, और सर मतलब काफ़ी हमारे मतलब स्कूल में काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी साथ में लिया था, फिर काफ़ी लोगों ने चेंज करा लिया 12th में। बट सर पूरे बोर्ड के सेंटर पे मैं एक अकेला स्टूडेंट था जो कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया था CBSE के अंदर, कोई स्टूडेंट नहीं था मेरे अलावा। तो सर मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, बट मुझे ये भी पता था कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लूंगा तो उधर मुझे थोड़ी आसानी होगी। सही है, सही है। फिर सर गुलशन सर ने ये बात दिमाग में डाल दी थी। फिर मैं जैसे ही मेरा प्लान बना, मैंने आपको कॉल किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे करना है, फिर आपका कोर्स परचेज किया ऑनलाइन। आई गेट ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि अब ऑनलाइन में तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं आजकल। यस सर। और आप दिल्ली में थे, दिल्ली मतलब एक बड़ा शहर है। यस सर। वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो फिर आपने आई गेट ही क्यों फोकस किया कि आई गेट पे हमें जाना चाहिए? सर आई गेट मतलब कैसे बिलीव हुआ आपको, कैसे ट्रस्ट हुआ? सर एक, अब वो मैं पता नहीं सर, कोई इंट्यूशन आई हो ऐसी कि मतलब आपको देख के, जब मैं आपकी वीडियोस को देखा यूट्यूब के ऊपर, कुछ सीखी वीडियो सर आपकी, मतलब मैं क्या बताऊं, जितना बोलूं उतना कम है सर, दी बेस्ट है। फिर एक ट्रस्ट मतलब वहाँ से क्रिएट हो गया आपके ऊपर कि अगर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, तो सिद्धार्थ सर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मतलब एक सर इंट्यूशन आ गई, अंदर से आवाज़ आई, तो फिर मैं कहीं और नहीं। तो गेट की जो तैयारी थी आपकी, प्लानिंग 1 ईयर की थी ये? हाँ सर, 1 मतलब लगभग 11 मंथ्स के। 11 मंथ के। आपने ये जो परफॉर्मेंस दिया है वो 11 मंथ के अंदर दिया, मतलब फर्स्ट टाइम तैयारी किया? हाँ सर, प्रॉपर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन थी। बाकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, तो सर कुछ सब्जेक्ट्स में जो गेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है वो पहले से पढ़ रखा था, बट प्रॉपर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब पर्सपेक्टिव से पहले हाँ सर नहीं पढ़ा था। यस सर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के CS में इनको इंटरेस्ट था, गेट का प्लान बना और 11 मंथ के अंदर में 384 रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो सुरप्रीत, तुम्हारी जो जर्नी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही, तो अब मुझे लग रहा है कि खुल के और पूछना चाहिए आपसे। और जैसे कि आप बच्चों को अच्छे से और गाइड कर सके, आपकी जर्नी से बच्चे और सीख सके चीज़ों को लेकर। तो जब आपने स्टार्ट किया था, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था? और मैं जानना चाहूँगा हर सब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बोलिए। हाँ सर, कि कैसे आप प्रिपेयर करते थे हर सब्जेक्ट को, क्या प्लान रहता था आपका, एकदम डेप्थ में जाके आप चीज़ों को बताइए। रियली में आपने जैसा प्रिपरेशन किया, चूँकि आप CS बैकग्राउंड से नहीं थे, तो आप को कैसे, मतलब लाइव क्लासेस थी हमारी, रिकॉर्डेड क्लासेस थी, या टेक्स्ट बुक्स आप फॉलो करते थे? क्या क्या रिसोर्सेज और हर सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो करते थे? 2-2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 लाइन आप एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हर बच्चों को ये पता चल जाएगा यार किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। यस सर। सर तो जब मैंने आपसे बात करी थी कि सर ऐसा मेरा प्लान है, मैं कैसे प्लान करूं, मतलब अपना एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं, तो आपने बोला था कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो पहले तुम एक बार मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स को कवर कर लो। तो सर सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स देखना शुरू किया था, राकेश सर की जो प्लेलिस्ट थी, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, वो ऑलरेडी मैं सर पढ़ चुका था अपने मास्टर्स के दौरान और ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा सा उस पर एक मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड था, तो मैंने वहाँ से शुरू करा और कॉन्फिडेंस आता गया धीरे धीरे। फिर सर कोर कंप्यूटर साइंस में C प्रोग्रामिंग मैंने आपका जो लेक्चर था वो देखना शुरू किया, और पढ़ते के साथ पॉइंटर्स तक पहुंचा, रिकर्शन तक पहुंचा। मतलब टफ जो बच्चे थे ना, मैं जब पहले ब्लॉग्स पढ़ता था प्रिपरेशन में, तो सब बोलते थे कि पॉइंटर एक टफ टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस फंसते हैं, बट मैं पढ़ते चला गया, आपकी क्लासेस अटेंड किया, रिकॉर्डेड क्लास अटेंड किया था सर, तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन मुझे पॉइंटर का ऐसा नहीं लगा कि जो मेरे से ना सॉल्व हो सके। तो मुझे लगा क्यों बोलते हैं CS के कोर वाले बच्चे की पॉइंटर टफ है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं टफ। तो ऐसे ऐसे करके रिकर्शन, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके प्रीवियस ईयर के, जैसा आप बताते थे सर। और हम लोग C में तो ऐसे पॉइंटर स्टार्ट करते हैं, पॉइंटर के बाद 1D 2D 3D करते हैं, वहाँ पर भी पॉइंटर से रिलेट कर देते हैं। यस सर, पूरा C हम पॉइंटर से ही खत्म करते हैं, स्टार्ट भी पॉइंटर से, खत्म भी पॉइंटर से। यस सर। तो उससे हमारा काफ़ी हद तक मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यस सर। और उसके बाद कैसे करते? उसके बाद सर C के बाद सर उस वक्त सर आपका लाइव क्लास COA का शुरू हो रहा था, और डिजिटल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था मेरे पास, तो सर आप बोले कि लाइव क्लास आ जाओ COA के, तो सर मैं COA का लाइव क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। और COA के लिए भी सर मतलब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसे जनरली बता दूं, तो अगर आप सर्च करोगे कहीं पे भी कि टफेस्ट सब्जेक्ट इन गेट कंप्यूटर साइंस, तो COA और CN 2 सब्जेक्ट आएगा। तो COA, बाकी जो कंप्यूटर साइंस के मतलब आई गेट के और बच्चे थे, मैंने पूछा कि COA कैसा है, तो उन्होंने कहा कि टफ सब्जेक्ट है। फिर मैं आपकी क्लासेस शुरू किया, धीरे धीरे देखता गया आपके साथ लाइव। फिर सर मुझे मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, कभी लगा ही नहीं COA में कि COA टफ है। मतलब आप भी देखते होगे सर, साथ में मैं यहाँ के टेस्ट देता था और साथ साथ आपके जो भी आप क्वेश्चंस करवा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर करता था, चाहे एड्रेसिंग मोड हो गया, पाइपलाइनिंग, सर जो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1-2 जगह मैं यूट्यूब पे मतलब जो कोई
प्रीवियस ईयर टॉपर्स बताते हैं कि ऑपरेंट फॉरवर्डिंग में समझना पड़ता है, काफ़ी ट्रिकी होता है। तो आपके लेक्चर्स में सर ऐसे कॉन्सेप्ट्स ना, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे ना सर, उस वक्त मैं जोन्ड आउट हो गया था सर उस दिन। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम दिमाग के अंदर इस तरीके से जा रहा है कि उसके बाद मुझे दोबारा शायद रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी ऑपरेंट फॉरवर्डिंग में, इस तरीके से क्लैरिटी आ गई थी उसके अंदर। क्वेश्चंस बनने लगे सर। मतलब वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, मतलब 300-350 के ऊपर क्वेश्चंस तो कर ही लिए। यस सर। तो उसके बाद सर फिर मेमोरी में सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट है सीओए में जो मुझे लगा मेमोरी, मतलब किस तरीके से हम ब्लॉक जब ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारी डिटेल्स इन डेप्थ में एक ब्लॉक को प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर आपने एक्सप्लेन करवाया था क्लास में। वो टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ सर, टाइम लगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इन जनरल तो सर अपना सीओए 120 आवर्स के आसपास का है, बट वो 120 आवर वर्थ है सर। मतलब उस 120 आवर के बाद आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सीओए के अंदर कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस, मतलब सर मैं टेस्ट सीरीज़ का बता रहा हूँ कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ नहीं थी पूरे इंडिया की जिसमें सर सीओए के अंदर मैं टॉप 10 में बाहर रहूँगा टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट में। सर हर एक में सिंगल डिजिट रैंक आती थी टेस्ट सीरीज़ में सर। इस लेवल का आपने पढ़ा दिया था सीओए। और सर नॉन कोर मतलब कंप्यूटर साइंस कोर नहीं था, उसके बाद भी सर वो एंजॉय आपके साथ पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आया सर कि। तो आप भिलाई कब शिफ्ट हुए आप? सर भिलाई सर मेरा फाइनल एग्ज़ाम जुलाई में ख़त्म हो गया था, तभी मैंने सर आपसे बात किया था उस वक्त, फिर मैं तभी आया था सर। मतलब 31 जुलाई को मैं भिलाई आ गया था। तो बच्चों एक बात और बता देना चाहूँ कि ये पहले जो कि कॉलेज में थे तो इनका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था। जब तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ये ऑनलाइन अटेंड करते रहे, और जैसे ही इनका कॉलेज जुलाई में कंप्लीट हुआ तो ये बोले सर मैं यहाँ तो रेंट ही रहा हूँ, जिससे समय भिलाई आ जाता हूँ आपके पास रहूँगा तो पैसे तो मेरे वहाँ भी खर्च होंगे। तो हमने कहा ठीक है अच्छा है आ जाओ, यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो भिलाई आने से कितना बेनिफिट मिला आपको? सर बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर ऑनलाइन में रह रहा होता तो शायद मतलब यहाँ क्या होता था कि मैं मतलब जो आज जहाँ पे आई गेट भिलाई है उसके बगल में ही मेरा पीजी था, जस्ट मतलब 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं कभी भी अगर किसी भी चीज़ में परेशान हुआ प्रिपरेशन रिलेटेड या कभी भी इन जनरल, तो मैं सिद्धार्थ सर से आके आराम से मिल लेता था। सर ये दिक्कतें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, या सर ये चीज़ फेस कर रहा हूँ इशू को, इसको आप बताइए। तो सर ये फ़ायदा। और आपका मतलब मेरा भिलाई आने का मेन रीज़न था सर, पढ़ तो मैं आपसे ऑनलाइन में भी लेता बट मुझे सर प्रेजेंस चाहिए था आपका। मतलब पता नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सर के पास रहूँगा, सर के साथ रहूँगा तो थोड़ा सा सर ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी सब्जेक्ट को कैसे करते थे? उसके बाद सर फिर ऐसे ही फ्लो चलते चला गया। टीओसी सर एक्चुअली क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो हमारे मास्टर्स में सिलेबस था टीओसी का, तो टीओसी मैंने थोड़ा पढ़ रखा था। बट आपका लेक्चर जब मैं देखना शुरू किया कि तो सर देखता हूँ टीओसी सर ने कैसा पढ़ाया, तो सर मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे पूरा लेक्चर बैठ के देख गया मैं। दिन में 4-4, 5-5 घंटे आपका लेक्चर देखा, पूरा रिकॉर्डेड से किया मैं। तो पूरा टीओसी उस तरीके से खत्म किया। फिर क्वेश्चन देखना कितना डिफिकल्ट होता है सर? इंटरेस्ट की बात। मतलब अगर आप ट्रस्ट कर, जैसे मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट था सर, तो मुझे पता था कि रिकॉर्डेड को बैठ के मैं आराम से खत्म कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता था सर कि जैसे आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मैं पॉज कर दिया वहाँ पे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर उसको 2x पे उस वाले पोर्शन को स्किप मतलब जल्दी देख लिया कि क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बहुत बेस्ट है। मतलब अपना रिकॉर्डेड सर आई गेट भिलाई का वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा सर। और सब लाइव क्लास के रिकॉर्डेड है? हाँ सर, मतलब वही है सर, सारे लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग है। तो अगर कोई बच्चा बीच में डिस्कशन भी कर रहा है क्लास के तो वो भी रिकॉर्डेड के अंदर आ जाएगा, रिकॉर्डेड के अंदर में। और बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर 100+ आप टीओसी भी जाओगे तो मतलब कहीं पर ऐसा आपको फील हुआ कि सर ने आधा अधूरा पढ़ाया है? नहीं सर, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं पढ़ाया है? नहीं सर, रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक से लेके ऑटोमेटा क्रिएट करना, कैसे फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं वो सब सर एकदम अच्छे से, एक क्वेश्चन आपने बार सीक्वेंसली पूरा सीक्वेंशियली सर बहुत अच्छे से। तो उसके बाद सर फिर अप्रैल के ही दौरान सर गुलशन सर ने लाइव क्लास शुरू करी थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो वो सर दिन में 4 या 5 घंटे क्लास लेते थे या किसी दिन 6-7 घंटे। तो वो क्लास सर लाइव ही अटेंड किया था मैं गुलशन सर की डिजिटल ऑनलाइन सर। उनका सीक्वेंशियल वाला पास्ट, मतलब सर एक बार अगर कोई भी गुलशन सर से सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ लिया डिजिटल में तो शायद ही गेट का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का भी, जो आपसे ना बन सके। मतलब इस लेवल पे वो चले जाते हैं, तो वहाँ से वो फायदा हुआ। उसके बाद सर सीओए आपका चल रहा था पैरेलली, वो जून के अप्रॉक्स में खत्म हो गया। तभी से मतलब मैं वेट कर रहा था कुछ। हाँ सर, और मार्च में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स भी शुरू कर दिया था। आपने कहा था टाइम है तुम्हारे पास तो दिन में लेक्चर देख जाओ, तो सर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। हाँ सर, आईपी एड्रेस से लेके सब कुछ, कैसे हम नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद सर डेटा लिंक लेयर में जो अपना सारा काम है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, ये सारे एकदम अच्छे से मतलब डिटेल में। मतलब जब मैंने लेक्चर देखा ना सर, मुझे लगा वाओ ये क्या चीज़ है सर। सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व हो, प्रैक्टिकली चलता है ना, पूरा प्रैक्टिकली चलता है सर। अगर आप मतलब विजुअलाइजेशन मिल गई ना जो मतलब जो कि आपके लेक्चर से मिली, तो सर इतना मजा आ रहा था क्वेश्चंस को करने में प्रीवियस ईयर। हमने केसेस उसमें करा के रखा हूं कि कहां पे केसेस फेल भी होती है। हाँ सर, कहां पे केसेस फेल हो रहे हैं वो सारा मतलब डिटेल में था सर एकदम। और एक बार सर आपसे मतलब पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से बनने लगते हैं ना, तो लगता है कि मतलब यार अब मजा आ गया। मान लीजिए जैसे आपने प्रीवियस के 10 क्वेश्चन आपने उठाया, हाँ, तो उसमें से कितने आप बना लेते थे बिना इधर उधर सोल्यूशन देखे हुए? सर बिना देखे हुए मतलब
पर्टिकुलरली बात करूं जैसे सर कंप्यूटर नेटवर्क से सीएन की, ये सर मतलब सीओए की, तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो हमेशा ही बन जाते थे मेरे से, एक आध क्वेश्चन में कुछ पॉइंट में मिस कर हम तो ये बोलते हैं कि आपको 10 उठाया है, आपने 6 बना लिया तो भी बहुत है। उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। पढ़े तो थे लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे। जी सर। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो सर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, उन सबको फिर आपने कैसे? हाँ सर, तो डेटा स्ट्रक्चर भी सर पैरेलली मैं रिकॉर्डिंग में ही देख रहा था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट शायद मैंने अप्रैल में शुरू कर दिया था। मतलब कुछ पोर्शन में पहले पढ़ रखा था, सी जैसे ही खत्म हुआ फिर मैं वही सर ट्री, उसमें मतलब लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सारा एक मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या आज तक गेट में आया हुआ है, हर एक टाइप का क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स आपने क्लास में करवाया था, वो देख के भी काफ़ी सही लगा। उसके बाद एल्गोरिथम की बात करूँगा। मतलब सर एल्गोरिथम के लिए आपसे बात हुई थी, आपने कहा था रिकॉर्डिंग से देख लो, बट मैं सोचा कि मैं मतलब क्योंकि एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं लाइव से ही करूँगा। फिर तभी क्लास शुरू हो गई थी एल्गोरिथम की लाइव, फिर मैं लाइव में ही आता था, आप पढ़ाते थे, साथ साथ ही डिस्कशन करते रहता था। आपका अच्छा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता था। यस सर। और मतलब आपका आंसर देना, आपका जवाब देना, और बाकी बच्चे भी आपको देख के मोटिवेट हो जाते थे। यस सर। कि भाई सुरप्रीत दे रहा है, मुझे भी देना है। तो एक अच्छा रहता है, कोई एक अच्छा स्टूडेंट रहता है ना तो बाकी लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं और बाकी लोग भी फटाफट आंसर लिखते हैं। तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस ऑफलाइन तीनों मोड यहाँ पे। उसके बाद सर ओएस का जब मैं आया था यहाँ पे भिलाई, तो ओएस चल रहा था, तो कुछ क्लासेस मैंने ओएस, मैं सोचा कि अब भिलाई आ ही गया हूँ तो ऑफलाइन भी देख लेता हूँ करके कैसा लग रहा है, तो मैं फिर ऑफलाइन आके भी कुछ क्लासेस किया सर। तो उससे आपको और विजन क्लियर हो गया भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर फिर वही है, जब मैंने फिर वही जो मेरे कोर सीएसई वाले कुछ जिनको मैं जानता था उन्होंने बोला कि मल्टी लेवल पेजिंग और ये सब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उनका अपना पर्सपेक्टिव था। जब मैंने सर देखना शुरू किया ना, मतलब मल्टी लेवल पेजिंग में एक एक लेवल को मैं विजुअलाइज कर पाता था। मैंने आपको बताया भी था सर पहले, मैं एक एक लेवल को विजुअलाइज कर पाता था कि कैसे हम पेज टेबल को डिवाइड कर रहे हैं, कितने कितने बिट्स आएंगे, कैसे वो खुलेगा, एक एक चीज क्लास के बाद सर मतलब दिमाग में घूमता था वो मेरे कि अच्छा इस तरीके से करना है। क्योंकि वो रट्टा नहीं करवाते थे ना। बिल्कुल। तो हम आपको ऐसा नहीं कि फॉर्मेट बता दिए तो ऐसा ही होगा, तो हम उसको पूरा बिट में जाके डिस्कस करते थे कि इनका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मल्टी लेवल पेजिंग हम लोग करते हैं। हाँ, यस सर। सिंक्रोनाइजेशन में, सिंक्रोनाइजेशन सर वो मैं सिंक्रोनाइजेशन ये हमारा देखें तो 30-35 आवर्स का है, जो कि बहुत डिस्कशन है, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत बारीकी हैं, जो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन पॉइंट है। बाकी सब टॉपिक सब लोग पढ़ा लेते हैं, सिंक्रोनाइजेशन तो जान है ऑपरेशन का, तो वो सब चीजें आप सीख गए तो आपको बहुत ही बेनिफिट। सिंक्रोनाइजेशन और जो कंकरेंट प्रोग्रामिंग है वो सब आपने सर इतने अच्छे से पढ़ाया था ना कि अपने जो गेट के। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा यार एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसे मतलब सर को और भी टीचर रखना चाहिए सर को, क्योंकि बहुत से लोग बदनाम भी करते हैं ना, मतलब जो हमारे कंपटीटर है बोलते हैं अरे यार सिद्धार्थ सर अकेले कैसे सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। जबकि मैं आज से नहीं, मतलब इतने सालों से हर साल हमारा रिजल्ट आप देख लीजिए कि लोग टॉप कर रहे हैं। हर साल मतलब टॉप 100 में लोग आ ही रहे हैं और कोई फेक रिजल्ट नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज का रिजल्ट नहीं है, कोई यूट्यूब फ्री वीडियो देखा उसका रिजल्ट नहीं है। सिर्फ अपना टारगेट रहता है कि हमने जैसे पैसे लिए थे वो कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना टारगेट रहता है, उन्हीं को हमें क्या करना है, शो करना है पहले, बाकी लोगों को बाद में शो करेंगे। बाकी लोगों ने भी अच्छा किया है, उन सबको भी ऐसा नहीं हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, को लोग भी बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे। लेकिन कोचिंग होने के नाते हमारी भी एक फ़र्ज़ होता है कि भाई आपकी कोचिंग में जो लोग पढ़े उनका क्या हुआ। तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्लासरूम कोचिंग के पहले उनको शो किया जाए कि कितना हमारे पास, तो हम लोग ट्रस्ट पे ही चीज़ों को चलाते हैं और उस ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ हमारे स्टूडेंट के अंदर में भी आ जाती है। आप देखे होंगे ना, जैसे अभी इसी साल का मैं देख रहा हूँ यार, एक ही मतलब टॉप 10 वाले जो बच्चे हैं, टॉप 20 वाले जो बच्चे हैं, वो अलग अलग एकेडमी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब सबका आपको इंटरव्यू 2-2, 3-3 लोगों के पास, क्या वो बंदा 4 जगह पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमारे जो बच्चे आप देखें उनका इंटरव्यू कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो नहीं जाना चाहते, बोलते नहीं सर हम यहाँ पे पढ़े ईमानदारी से तो हम यहीं पे अपने आप को शो करेंगे। तो सो फिर जैसे और भी सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को कैसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया? हाँ सर, उसके बाद सर मतलब मोटा मोटी सिलेबस हो चुका था। फिर सर डेटाबेस मैनेजमेंट। तो कब तक आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया था? सर 80% सिलेबस अगर मैं कंपाइलर डिज़ाइन को छोड़ दूँ तो मैंने सर अक्टूबर आते आते मतलब सितंबर तक सब कुछ रैप अप कर दिया था। कंपाइलर डिज़ाइन थोड़ा सा रह गया था मेरा, मतलब मेरी आलस की वजह से रह गया था सर। मैं सोचता था करूँगा, बट फिर उसको भी मैंने सर मतलब नवंबर शुरू होने के पहले तक। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपको एकदम डिफिकल्ट लगता था, यार नहीं हो पाएगा ये, या सर थोड़ा सा परेशान करता था? सर जैसे कि मैं सब्जेक्ट में पार्ट बोलूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में थोड़ा सा IP वो जो TCP वाला पार्ट था वो थोड़ा सा सर।
उसके बाद कंपाइलर डिज़ाइन के ऊपर शायद मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया था, तो थोड़ा सा वो मुझे कभी कभी लगता था। तो इजी सब्जेक्ट है। हाँ सर, मतलब वही है कि थोड़ा मैंने उस पर कम टाइम दिया था। और सर बाकी तो मैं आज सच कुछ नहीं कहूँगा सर। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो सकते हैं। हाँ कुछ वही सर, मतलब कभी भी किसी स्टूडेंट का पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता है, उसके अंदर कोई टॉपिक वीक होता है। जैसे टीओसी की बात करें, डिसेबिलिटी में थोड़ा वो सर बहुत अच्छे से मेरा हो गया था, मतलब सारे प्रीवियस ईयर खुद से हो गए थे सॉल्व। मतलब वो टफ, मतलब वो मेरे लिए टफ नहीं था सर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था गेट में क्वेश्चन आया, बट आया ही नहीं सर। अच्छा, तो फिर आपका रिवीजन प्लान कैसा रहता था? कैसे आपका कितने आवर के बाद या कितने दिन के बाद आप रिवीजन करते थे? हाँ सर, रिवीजन के लिए ऐसा था ना कि मैं मतलब कोशिश करता था कि एक्टिवली रिवाइज करूँ। मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली एक्टिव रिकॉल की। तो मैं क्या करता था कि मेरे को पता है कि ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ एल्गोरिथम, तो मुझे पता है एल्गोरिथम में ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अब मैं क्या करता था, उन की पॉइंट्स को नोट कर लिया कि ये मुझे पढ़ना है, आज रिवाइज करना है। मैंने नोटबुक बंद करके साइड में रख दी, एक ब्लैंक वाइट शीट लेता था, उसके ऊपर मुझे क्या क्या आता है वो लिखता था, या मैं खुद को ही पढ़ाता था। उससे क्या होता था कि सर मैं क्या भूल रहा हूँ वो मुझे पता चलता था, क्योंकि सर एग्जाम में हमें वही करना है कि हमें रिकॉल करना है दिमाग के अंदर से। तो मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाता था रिवाइज करने के लिए। साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सर 4 बार किया हूँ सॉल्व, 3 से 4 बार ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को। और टॉपिक टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया हूँ सर, टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट रिवाइज करने के लिए। ओके, तो आपने टेस्ट कब से स्टार्ट कर दिया था देना? सर टॉपिक टेस्ट तो मैं साथ साथ ही कर दिया था, अप्रैल मई से। मतलब सब्जेक्ट खत्म होता था? मतलब आई गेट का 22-23 का टेस्ट मिल गया था, और कुछ 1-2 और इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट लिए थे मैंने, तो साथ साथ ही टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट देते रहता था। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले आप? सर टॉपिक टेस्ट बोलूँ तो मैंने 150 प्लस दिए होंगे, और सब्जेक्ट टेस्ट 30 के अराउंड सर, 30-35। मॉक टेस्ट वही सर, सॉरी मतलब 30-35 का अराउंड मॉक टेस्ट। यस सर। तो आपने कोई टेक्स्ट बुक्स वगैरह फॉलो किया था? सर टेक्स्ट बुक मैंने एज सच सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं किया था। जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ट्रांजैक्शन वाले पार्ट के लिए मैंने फॉलो किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थ्रेड वाला जो मैपिंग होती है मेनी टू वन, उसके लिए थोड़ा थोड़ा रेफर किया था, क्योंकि कई बार टेस्ट में क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चंस, हाँ मतलब सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे न्यूमेरिकल है वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है सर, क्योंकि इतना आप बता देते हैं कि वो सफिशिएंट है। मतलब मेरे जो थ्योरी पार्ट रहता है उसको आप हाँ सर, थ्योरी पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा बुक फॉलो किया था। टाइम को कैसे मैनेज करते हैं यार? आपने तो काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी जैसे आपसे आप बता रहे हो। यस सर। ठीक है, आपने रिकॉर्डेड से कंप्लीट किया, थोड़ा सा बुक्स भी फॉलो किया, आपने टेस्ट भी प्रॉपर्ली दिया आपने, और आपने बोला कि 2-3 कोचिंग का भी आपने टेस्ट सीरीज ले लिया था देखने के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? सर टाइम के लिए मेरा ये था ना कि घर पे जैसे मैंने मतलब घर वालों को तो पता ही था मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम स्लॉट था कि अगर मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाऊँगा तो 9 बजे से 12 बजे तक घर से भी कोई फ़ोन नहीं करता था, ना ही मैं फ़ोन यूज़ करता था। फ़ोन साइलेंट करके लाइब्रेरी पे ऊपर रख देता था। और सर मैं एक पोमोडोरो टाइमर आता है उसको यूज़ करता था कि 55 मिनट्स में पढ़ूंगा, सारे फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद रहेंगे, 55 मिनट पढ़ूंगा पूरे फोकस के साथ, फिर अपने आप वो अलार्म देगा, 10 मिनट का ब्रेक लेता था। ऐसे करके 3 घंटे का स्ट्रेच लेता था मैं। इससे क्या होता था सर, मुझे पता है कि 55 मिनट ही पढ़ना है। तो सर ये बेसिकली एक डिवाइड एंड कंकर स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि दिमाग को पता है कि 12 घंटे तो दिन में पढ़ना है, बट मैंने तोड़ दिया उसको कि अभी तो 1 घंटे पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर देखेंगे 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपने एल्गोरिथम अप्लाई कर? हाँ सर बिल्कुल, मतलब सर रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं ना सर एल्गोरिथम। बिल्कुल बिल्कुल, और होता भी है ना कि अब जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे रियल लाइफ में, तो कि मतलब क्या है पढ़ाई का? सीधी सी बात। तो डिवाइड एंड कंकर यहाँ पे मैंने सिंपली लगाया कि ठीक है 12 घंटे का मेरा एक शेड्यूल रहता था दिन का, तो मैं 3-3 घंटे के 4 चंक्स डेली आप 12 घंटे, तो 12 घंटे कितना इफेक्टिवली आप? सर 12 घंटे का स्ट्रेच था, तो उसमें इफेक्टिवली 8-9 घंटे तो निकल जाता है। डेली देते थे? डेली सर, मतलब ये था कि लाइब्रेरी डेली जाना है, भले मैं उस दिन 6 घंटे पढ़ के ही आऊँ, बट जाता था। जितने दिन भिलाई में रहा हूँ सर, मैं 1-2 बार घर गया हूँ बीच में फंक्शन की वजह से, बट मैं सारे टाइम पे जितने दिन भिलाई में रहा हूँ लाइब्रेरी डेली गया हूँ सर पढ़ने के लिए। तो लेकिन ये होता ना यार, जैसे आप आपका जो बैकग्राउंड था वो मैथमेटिक्स था, तो कभी कभी बीच में ऐसा नहीं होता, डर नहीं लगता था यार कि मैं कंप्यूटर में जा रहा हूं? बोलते थे ऐसे, तो मैं मतलब ज़्यादा ध्यान देता नहीं। डिमोटिवेशन कब आता था आपको लाइफ में? सर कभी कभी आता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे ऐसे। फिर मैं सोचता था ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना मतलब कुछ सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ, अच्छा काम कर रहे तो डरने की जरूरत क्या है? हाँ यस सर, कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। सही बात। और सर इन सब को कंट्रोल करने के लिए सर मैं मेडिटेशन कर लेता था दिन में, मतलब सुबह और शाम को थोड़ी थोड़ी देर, तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहता है सर। तो हाई मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको? सर मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी, मतलब मेरी माँ ऐसी है ना सर कि जो जैसे जो भगवत कथा होती है ना सर, तो वो डेली 12-12 घंटे बैठ के एक हफ्ते में पूरी कथा खत्म कर देती थी। तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होता था कि जब ये इस उम्र में इतना मेहनत कर सकती हैं सर, तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते हैं सर। आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है सर, मतलब काफी जो मतलब हार्ड वर्क है सर, वो शुरू से ही पता चलता है। घर में और कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, आप हैं और माँ पापा, भाई है मेरा, वो अभी MBBS कर रहा है, और मेरी एक बहन है छोटी, वो भी ग्रेजुएशन कर रही है BHU में। ओके ओके, तो भाई कहाँ पर है? भाई सर अभी
मतलब विदिशा भोपाल में। अच्छा, MBBS कर रहे हैं, मतलब आपकी पूरी फैमिली थोड़ा सा लिखी पढ़ी अच्छी। उसकी भी जर्नी सर काफ़ी ऐसी ही रही है सर। उसकी जर्नी ऐसी थी कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब 12th में उसके पास 77% मार्क्स आए थे। अच्छा, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि 12th में ही 77% आए तो जेई और उसमें क्या करोगे नीट में। बट वो लगा रहा सर, मतलब उसका ये कहना था कि ठीक है वर्स्ट केस में इससे नीचे तो कुछ जा ही नहीं सकता है। फिर वो लगा रहा, तो उसने एक साथ ही सर जेई मेंस भी क्रैक किया। मतलब सर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के वो 195 मार्क्स लेके आया था जेई में। मैथ्स में 4 मार्क्स थे उसके। फिर NIT रायपुर में एडमिशन लिया, तभी मेडिकल में भी हो गया, फिर वो वहां चला गया MBBS करने के लिए। सही है, मतलब इम्पोर्टेंट मैथ्स, मतलब इस पे आप ये सीख सकते हो कि नंबर्स लाइफ के सक्सेस लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं तो कोई सुन नहीं, बस धैर्य नहीं खोना है। हाँ सर, पेशेंस। और आपसे सर में सबसे ज्यादा एक चीज सीखा ना, आप जब भी मिलते थे ना ये बोलते थे कि पेशेंस रखो, लाइफ में चीजें मिलेंगी सर। तो वो सबसे बड़ी लर्निंग जो आपसे मिलके मुझे मिली कि पेशेंस रखो, आराम से करो। मैं कभी भी हड़बड़ी नहीं करता था सर, करना है सब्जेक्ट आराम से करूंगा, मतलब हड़बड़ी नहीं है। नहीं, हड़बड़ी करेंगे तो क्या होगा, जो काम को इफेक्ट मतलब अपना 100% देना है ना, तो हम उतना 100% नहीं दे पाएंगे। तो पेशेंस रखना भी चाहिए, नहीं पेशेंस रखो तबीयत भी खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब नहीं है, ठीक है। और एंजॉय करते रहना लाइफ को। हाँ सर। तो आपको भिलाई में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? सर भिलाई में सबसे अच्छा मतलब यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा मुझे सर। इडली वगैरह पसंद था तो यहाँ पे मिल जाता सर इजीली। और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का सर, मतलब यार अभी तो गर्मी में तो बहुत गर्मी मतलब सर जब मैं आया था उसके बाद ठंड शुरू हो गई, तो वो मौसम में एंजॉय, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में सर ठंड यहाँ सही थी, लेकिन बता दें आपको अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहती है क्योंकि स्टील प्लांट है यहाँ पे, तो गर्मी तो रहता है फिलहाल, लेकिन अब डिपेंड भी करता है। हाँ सर। तो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या गाइडेंस कैसा देना चाहेंगे एक शॉर्ट में, कि जिससे वो भी अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहें और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें वो? सर मैं मतलब जो भी सुन रहा है उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करना सीखो। मतलब अगर आपको दुनिया देखो 10 लोग आपको 10 चीज़ बोलेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये कर लो, कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक ये करते रहोगे, 10 लोगों का 10 ओपिनियन होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कैपेबल हूँ, और अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है अगर आप लगे रहे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जो आपको रोक दे। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, आप IGET भिलाई में हैं, तो सिद्धार्थ सर या जो भी टीचर आपको कोई पढ़ा रहा है उनके ऊपर बिलीव रखिए। क्योंकि अगर आप टीचर के ऊपर ही बिलीव नहीं रखेंगे तो आपको वहां से इनपुट मिलेगा ही नहीं अच्छे से। आपका दिमाग हमेशा यही सोच रहा होगा क्या सर मुझे पूरा पढ़ा रहे हैं, तो आपको भरोसा करना है सर जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है। और एक प्रोसेस है, जैसे MS धोनी हमेशा बोलता है कि एंजॉय द प्रोसेस, तो आप एक प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है उसमें पूरा एंजॉयमेंट के साथ कीजिए, मतलब अंदर डेप्थ में चले जाइए उसके प्रोसेस के कि यार ठीक है 10 से 11 महीने मुझे देना है, दे दूंगा अच्छे से, मतलब जर्नी को एंजॉय करूंगा। तो बेसिकली इसका ध्यान रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और ईमानदार रहिए, बेसिकली यही है सर। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर फ्यूचर प्लान अभी तो IIT ही ज्वाइन करना है सर, काउंसलिंग अभी शुरू हो रही है। मतलब आपको M.Tech करना है? हाँ सर M.Tech ही करना है, एकदम क्लियर है। हाँ सर, मतलब शुरू से ही वो प्लान मैंने बताया ना आपको, शुरू से ही था सर कि 2 मास्टर्स करना है और 1 मास्टर्स IIT में कंप्यूटर साइंस से करना है, ये प्लान शुरू से ही था सर। कभी भी आपके कुछ आपके वैसे हॉबीज़ क्या है? देखें हम हॉबीज़ की बात करें थोड़ा सा, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सर खेल लेता हूँ, बट वैसे हॉबी कुछ नहीं है, तो जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनको पढ़ा लेता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। टीचिंग भी एक हॉबीज़ है? हाँ सर, वो मेरी हॉबी है कि मुझे पढ़ा के उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी एक्सप्लेन किया तो मेरे अंदर भी एक फीलिंग आती है कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक। अच्छा, पापा टीचर है इसलिए आपको भी थोड़ा सा? वो तो सर जनरेशन सही है, पापा टीचर, दादाजी टीचर, उनके पापा भी टीचर थे, तो सर वो जनरेशनल है। हमारी फैमिली में ऐसे ही था, हमारे दादाजी भी टीचर थे, हमारे चाचा, पापा इसलिए नहीं हुए, पापा की जॉब पहले से लग गई थी, इंजीनियर थे वो, तो आए नहीं टीचिंग में। उनको भी टीचिंग का जॉब मिल रहा था, पापा को भी, लेकिन हमारे चाचा जी को टीचिंग का जॉब मिल गया था, चाचा जी चले गए थे। और फिर मैं अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा था, पता नहीं कहाँ से मुझे हो गया कि टीचर बन रहा है। और मैं कई कंपनी में गया भी नहीं, इंटरव्यू दिया भी नहीं, और मैं सीधा टीचिंग में आ गया। और इसमें भी मुझे लगता है मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और लोगों का भरोसा जीत पा रहा हूँ, इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपके मन में है, मुझे बोलना चाहिए? प्रिपरेशन रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता दी। अपने आप को एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, अगर हो सके तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए। मतलब एक मेडिटेशन का ऐसा पार्ट है ना, जो अगर आप कभी भी स्ट्रेस में आ रहे हैं तो उससे आपको वही चीज़ है जो बाहर लेके आएगी। मतलब अगर आप लाइफ में थोड़ा सा पार्ट, मतलब अपने दिन में ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट इस चीज को ऐड कर रहे हैं मेडिटेशन को, तो आप कभी भी लो फील नहीं करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लो फील करेंगे, बट आपको पता है कि मैं अगर मेडिटेट करूंगा थोड़े थोड़े दिन डेली, तो आप इन चीजों से इजीली निकल सकते हैं, कोप अप इजीली कर लेंगे सर स्ट्रेस से। ये भी अच्छा है, मतलब आपने जो लास्ट पॉइंट बोला ना, बाई चांस आपको लग रहा है कि आपका माइंड शांत नहीं रहता है, यस सर, हड़बड़ी रहती है,
तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा आप योगा वगैरह करिए और मतलब वॉकिंग करिए। Yes, sir. आधे घंटे वॉक करके आ जाइए, उससे भी मन काफ़ी शांत हो जाता है। फिर आप सब स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही अच्छा काम कर लेते हैं ना, तो दिन भर आपका अच्छा चलता रहता हाँ है। यस सर, बिल्कुल। तो स्टार्ट ही अच्छा करिए, स्टार्ट अच्छा रहेगा। कभी पढ़ाई ज़्यादा होगी, कभी पढ़ाई कम होगी, उससे ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यू लगे रहने की ज़रूरत है। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा, सुप्रीत से काफ़ी चीज़ें आपने सीखा है, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनसे आप कनेक्ट होना भी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इनका मोबाइल नंबर आपको दे दूँगा, उनसे बातचीत कर सकते हैं और लाइफ में डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो सुप्रीत बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर आकर आपका जो टारगेट था कि हमें एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस करना है। सुप्रीत, मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जाते जाते कि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि अभी जस्ट हिट किया मुझे कि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे जब इसकी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही था, एंजॉय कर रहा था, तो इनका कहाँ पे गड़बड़ हुआ कि थोड़ा सा रैंक फिसल गई, मतलब 384 हो गई, टॉप 100 क्यों नहीं हुआ? ऐसा मतलब हर कोई जानना चाहता है कि मतलब उस 3 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम थोड़ा फिसल जाए। सर अगर मैं सच बोलूं तो अगर मैं मेडिटेशन और इन चीज़ों से नहीं जुड़ा होता ना तो वो रैंक थाउजेंड्स में भी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ उस वक्त ऐसा हुआ पेपर में कि 2-3 मिनट के लिए ना 1-2 क्वेश्चंस में मैं फंसा, फिर ये चीज़ हिट करने लगी क्योंकि सर मेरे पास, मतलब आपको मैंने शुरू में बताया था, मेरे पास जो मेरी बैंडविड्थ थी वो बस IITs के लिए ही थी, NITs में मैं एलिजिबल भी नहीं था एडमिशन के लिए। तो दिमाग में ये था कि मुझे टॉप 500 के अंदर आना है, तभी मैं IITs में एडमिशन ले पाऊंगा। तो ये चीज़ वहाँ पे 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग के अंदर हावी कर गई कि यार अब तो लग रहा है हो गया ख़त्म। फिर मैं सर वहाँ से कम बैक किया वापस से, तो वही सर कुछ मतलब उसकी वजह से मैं सर इजीली 6 से 8 मार्क्स सिली मिस्टेक में खो दिया सर, जो टॉप 100। मतलब आपके दिमाग में ये था कि हम टॉप 500 में नहीं आए, 400 में नहीं आए, तो हमको IT नहीं मिलेगा, मतलब अच्छी IT नहीं मिलेगी, अच्छी IT नहीं मिलेगा। और हमारा जो रहे बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स वाले आपने रिसर्च कर लिया था कहाँ पे? हाँ सर, वो रिसर्च मैंने पहले कर ली थी कि मैं कहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो इसमें NITs आपको नहीं मिलता है? नहीं सर, मैं NITs में एलिजिबल नहीं था। IISc कोलकाता तो मिल जाता है? IISc कोलकाता तो मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा। IISc कोलकाता भी है, मतलब उसको भी आप दे सकते हो। यस सर। लेकिन अभी हमको लगता है कि हम लास्ट ईयर की बात कर रहे थे, जैसे अद्वैत श्रीवास्तव, उसका 405 रैंक था। यस सर। और उसको IIT गुवाहाटी लास्ट में मिला था। हाँ सर, लेकिन वो गया नहीं, वो तो उसको IIIT हैदराबाद में हो गया, तो वहाँ पे मूव कर गया। सत्या वर्मा भी जनरल कैटेगरी से थे, उसकी भी 400 समथिंग रैंक तो उसको IIT रुड़की से मिला था। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी ऑप्शंस मिलेंगे। यस सर। और बस आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो सुप्रीत, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने भी बहुत अच्छे से लोगों को गाइड किया है। तो बच्चों, आप कनेक्टेड रहिए और आप लोग भी लगे रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और सुप्रीत आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए और अपनी लाइफ को चाहिए को छुएं आप। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू।